नमस्कार। और इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारत मंडपम की भव्य तस्वीरें आप देखिए और गर्व कीजिए। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इस वक्त दुनिया के सारे बड़े महाद्वीपों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर आयोजित किया गया है उसमें शरीक होने के लिए आ रहे हैं। डिप्लोमेसी हो गई और डिप्लोमेसी में ऐसी डिक्लेरेशन पास हुई जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। जो काम दुनिया में कोई और मुल्क नहीं कर पाया वो काम दिल्ली में आकर पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मुमकिन हो पाया। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का रास्ता करीब करीब निकल गया है। आज एक ऐसा घोषणा पत्र सामने आया जिसमें लिखा गया है कि युद्ध को रोकना ही होगा, टेबल पर बैठना ही होगा, बात करनी होगी। और इसमें अमेरिका की मुहर है, चीन की मुहर है, रूस की भी मुहर है। रूस और अमेरिका पहली बार किसी एक अग्रीमेंट पर राजी हुए हैं और यह भारत में मुमकिन हो पाया। चीन मानिए किनारे हो गया, पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है, दुनिया की सारी हेडलाइंस बदल गई हैं, बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर भारत की बात हो रही है, मोदी की तस्वीर छाई हुई है। 9 सितंबर 2023, जगह नई दिल्ली। ये तारीख, ये वक्त, ये लम्हा, ये जगह दुनिया याद रखेगी। आज नई दिल्ली में जो हुआ उस ऐतिहासिक पल को आपको समझना होगा। नई दिल्ली से वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मोदी ने दी। मोदी ने ऐसा क्या कहा कि G20 का पूरा मंच तालियां बजाने लगा। मेज थपथपाने लगा। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक G20 का हर राष्ट्राध्यक्ष या तो खड़े होकर तालियां बजाने लगा या फिर अपनी सीट पर बैठे बैठे भारत के लिए मेज थपथपाने लगा। मोदी ने गेम चेंज कर दिया है। G20 में बंद कमरे के भीतर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। G20 के सभी सदस्य देशों ने मोदी की किस बात पर मुहर लगाई है? क्या हिंदुस्तान रूस यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है, पीस मेकर बन सकता है? क्या अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, G20 के सारे ताकतवर देशों ने मोदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? मोदी की दखल के बाद, भारत की पहल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन का मसौदा रेडी हो गया है। उस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है? भारत की अध्यक्षता वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या लिखा गया है? युद्ध रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का कौन सा मैसेज सभी राष्ट्राध्यक्षों को दिया है? शनिवार के सबसे इंपॉर्टेंट 1 मिनट की ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि इस 1 मिनट ने दुनिया को बहुत बड़ी संकट में जाने से बचा लिया है। मोदी ने खबर ही इतनी बड़ी दी है। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। मोदी की किस बात को नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है? 37 पन्नों के इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या क्या लिखा गया है? 37 पन्नों में रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी की किस बात को शामिल किया गया है? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ
बाली डिक्लेरेशन में इस्तेमाल किए गए किन शब्दों को शामिल नहीं किया गया है। G20 की मीटिंग की इनसाइड ब्रेकिंग न्यूज को अलग अलग हेडलाइन से समझिए। पहले खबर आई, रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के सदस्य देशों ने बहुत बड़ी हर्डल यानी बाधा पार कर ली है। फिर खबर आई, भारत की अध्यक्षता में आने वाले जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या शब्द लिखे जाएंगे, कौन सा शब्द नहीं दिखेगा, इसे लेकर डील हो गई है। वो डील क्या थी, मोदी ने कैसे सारे देशों को मैनेज किया, फुल डिटेल थोड़ी देर में देंगे। पहले इसके कुछ अहम पॉइंट समझिए। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 उन देशों का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काम करता है। लेकिन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 समिट में पहली बार रूस यूक्रेन युद्ध संकट का जियोपॉलिटिकल मुद्दा उठा था और तब जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया था उसमें रूस की निंदा करते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। नंबर 1, एग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। नंबर 2, सैंक्शंस। नंबर 3, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारे शब्द पश्चिमी देशों के कहने पर उस जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल किए गए थे। बाली के उसी डिक्लेरेशन में भारत के प्रधानमंत्री के शब्दों को भी शामिल किया गया था, जिसमें लिखा था, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। लेकिन भारत की अध्यक्षता वाले समिट से पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में शब्दों के चयन को लेकर पेंच फंस गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार रात तक G20 के सदस्य देशों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। 38 पन्नों का जो ड्राफ्ट रेडी किया गया उसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वाले पैराग्राफ को ब्लैंक छोड़ दिया गया, जबकि 75 दूसरे पैराग्राफ्स पर सभी सदस्य देशों में सहमति बन गई। बाली डिक्लेरेशन की ही तरह अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते थे कि न्यू दिल्ली G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन और सैंक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन रूस और चीन दोनों देशों ने बाली डिक्लेरेशन की भाषा को रिजेक्ट कर दिया। चूंकि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, इसलिए इस जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके भारत रूस से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता था। इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया और उसके बाद जैसे ही मोदी ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए जाने का ऐलान किया, दुनिया ने हेडलाइन बना दी। ये तक कह दिया कि जो कल तक नामुमकिन था, मोदी ने वो कर दिया और ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, मोदी की जीत है। अब आप सोचेंगे कि पश्चिमी देशों रूस और चीन की नोकझोंक के बीच G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आना मोदी की जीत कैसे है, भारत की जीत कैसे है? तो इसे डिक्लेरेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से समझिए। बाली समिट की तुलना में दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में रूस के खिलाफ सैंक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाली डिक्लेरेशन में रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन शब्द का प्रयोग हुआ था। इस बार इन शब्दों को तो छोड़िए, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए रूस का नाम तक शामिल नहीं किया गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी G20 डिक्लेरेशन में टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर का जिक्र हुआ है और ये शब्द किसी और के नहीं, मोदी के ही हैं। यानी इस बार के डिक्लेरेशन में जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है उसे कूटनीति की भाषा में द कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें G20 के हर सदस्य देश के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए खुद मोदी ने भी कहा कि सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास से ही युद्ध को रोका जा सकता है, शांति के पथ पर लौटा जा सकता है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास
का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। एक ऐसा वक्त जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं, अमेरिका सहित पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा है। उस वक्त नई दिल्ली से जारी G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में रूस का नाम तक न होना यह दर्शाता है कि भारत ने G20 के बाकी सदस्य देशों को कैसे इसके लिए कन्विंस किया, कितना पावर प्ले किया। G20 के जॉइंट स्टेटमेंट में वॉर अगेंस्ट यूक्रेन की जगह वॉर इन यूक्रेन का होना भी साबित करता है कि जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज के बहाने किसी देश से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसा कि बाली G20 समिट के बाद आए डिक्लेरेशन में हुआ था। I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. 3 अलग-अलग ब्लॉक काम कर रहे थे। एक ब्लॉक जेलेंस्की का है, जिसके साथ अमेरिका और यूरोपियन देश हैं। दूसरा ब्लॉक पुतिन का है, जिसके साथ चीन जैसे देश हैं, और तीसरा ब्लॉक मोदी का है, जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। G20 समिट के पहले दिन मोदी का सबसे बड़ा ब्लॉक ही काम आया। प्रधानमंत्री ने सबको पास बुलाया, समझाया और भारत मंडपम में खड़े होकर क्लियर मैसेज दिया कि टेबल पर आकर बैठने से ही युद्ध रुकेगा, और वो टेबल कहीं और नहीं, भारत में ही है। G20 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही हैं और लीडर मीडिएटर मोदी भी यही हैं। भारत ने इसके लिए कड़ा स्टैंड लिया, काफी टफ नेगोशिएशंस किए। मोदी ने ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को अपने साथ जोड़ा, और तब जाकर भारत के प्रस्तावित जॉइंट डिक्लेरेशन पर G20 के हर सदस्य देश ने मुहर लगाई। On the Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia. And I want to say that it was the emerging markets which played a very key role. India worked with all the emerging markets which played a very key role. There was very tough, very ruthless negotiations which went on for several days non-stop. And I really feel that in the end, the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. भारत के साथ प्लस पॉइंट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। दुनिया भी जानती है, युद्ध अगर दिल्ली से नहीं रुका तो और लंबा खिंचेगा। इसीलिए इस बार का पूरा फोकस पॉजिटिविटी पर है। दुनिया समझ गई है कि जो कोई और नहीं कर सकता, वो भारत कर सकता है। बतौर राष्ट्राध्यक्ष अनुभव के पैमाने पर भी मोदी G20 के कई राष्ट्राध्यक्षों से कहीं आगे हैं। बाइडेन 2021 से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी सिर्फ 3 साल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 6 साल से अपना देश संभाल रहे हैं। ऋषि सुनक पिछले साल ही ब्रिटेन के पीएम बने हैं, जबकि मोदी 9 साल से भारत को संभाल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में होने वाले चुनाव हिले हुए हैं। चीन सहित कई देशों की इकोनॉमी हिली हुई है, लेकिन आज का भारत पीछे देखने की बजाय आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मोदी का मूवमेंट है। G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आने के बाद दुनिया का यह कहना कि भारत की भी जीत है, मोदी की भी जीत है, अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें सच्चाई है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है
जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। मोदी कैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, चीन को कैसे पछाड़ रहे हैं, ये आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। मोदी के पावर प्ले को डिकोड कर सकते हैं। इस ग्रुप फोटो में ब्रिक्स का बी यानी ब्राजील है, आर यानी रूस गायब है, आई यानी इंडिया है, सी यानी चीन गायब है, एस यानी साउथ अफ्रीका है और साथ में है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन और रूस को माइनस करके अमेरिका एक दूसरे ड्रीम अलायंस पर काम शुरू कर चुका है। लेकिन भारत की बढ़ती साख से इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ा देश के दुश्मनों को नहीं, देश के भीतर बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों को हो रही है। जिस दिन मोदी ने देश का मान बढ़ाया, उस दिन कांग्रेस ने यह फैलाया कि मोदी ने देश को बेच डाला। पूरा देश कामना कर रहा था कि भारत में हो रहा G20 कामयाब हो, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए। हुआ भी वैसा ही। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भारत को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या कह रहा था? कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इस बार G20 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा। विदेशी मीडिया भी यही एजेंडा चला रहा था कि इस बार भारत को झटका लगेगा। मोदी के खिलाफ झूठ का तूफान खड़ा करने वाले लेफ्ट अलायंस न्यूज पोर्टल्स भी यही परोस रहे थे। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन यही एजेंडा चलाया गया कि पश्चिमी देशों ने मोदी की मांग को नकार दिया। लेकिन अंत में हुआ क्या? हुआ ये कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी आया, उसमें मोदी के बयान का भी जिक्र हुआ। शनिवार सुबह ही कांग्रेस का इकोसिस्टम ट्विटर पर एक यूट्यूब लिंक घुमा रहा है। उसे ये कहकर फैला रहा है कि इससे पहले भी भारत में कई इंटरनेशनल इवेंट्स हुए। 40 साल पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी NAM समिट को होस्ट किया। हाँ, होते रहे हैं ऐसे समिट, मगर कभी भारत कहीं स्पेशल इनवाइटी होता था तो यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि देखो हमें बुला लिया। तब में और अब में यही फर्क है। तब भारत की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत लिमिटेड थीं। उस वक्त की सरकारें उसी में संतुष्ट थीं। पहले भारत का कोई रोल नहीं होता था। भारत दुनिया को नहीं, दुनिया भारत को डिक्टेट किया करती थी। मगर अब साल भी बदल चुका है, माहौल भी बदल चुका है। न्यू इंडिया का भारत पहली बार G20 की पंचायत खुद कर रहा है, खुद ही सरपंच है। अब हम फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। आज दुनिया भारत को नहीं, भारत दुनिया को डिक्टेट करता है। भारत कहता है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में किसी देश को सीधा टारगेट नहीं किया जाएगा, तो वही होता है। भारत कहता है कि बातचीत से ही मसला हल होगा, तो उसी दिशा में काम होता है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत खुल्लम खुल्ला खेल रहा है और दुनिया ताली बजा रही है। मोदी के दुश्मनों को इसीलिए जलन हो रही है। भारत में बैठा इंडिया अलायंस अपने गठबंधन के नाम में सियासत के लिए इंक्लूसिव लगाता है, लेकिन इंक्लूसिव होता क्या है इसका मतलब मोदी बताते हैं। सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को
G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत G20 का मेजबान है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान को तोड़कर अलग मुल्क बना, वो भी आज भारत का मेहमान है। और जो पाकिस्तान 1947 में धर्म की बुनियाद पर अलग हो गया, वहां आज सिर्फ मातम है। जो पाकिस्तान चीन के नाम पर कभी उछल रहा था, वो चीन ही आज बिल्कुल साइलेंट मोड में है। पाकिस्तान जिन मुस्लिम मुल्कों का नाम लेकर दुनिया भर में कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलाया करता था, वो सारे मुल्क आज मोदी के मेहमान हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो हो रहा है, वो तस्वीर पूरी दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में तो बहुत ही शिद्दत से देखी जा रही है। पाकिस्तान के आम लोग जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो उनके जहन में क्या उमड़ता है और अपने नसीब को लेकर वो क्या सोचते हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी ने फ्यूचर का विजन दिया और सारी दुनिया ने तालियां पीटकर हां में हां मिला दी। नई दिल्ली की शान में लगते जा रहे 4, 8 और 16 चांदों को देखकर इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में लकवा मार गया है। पाकिस्तान तबाह है, तबाह है, तबाह रहेगा। पाकिस्तान तबाह रहेगा। गुलाम है ये, आवाम तो खुदकशी कर ले। यहाँ ऐसे लगे घर घर फिरो, कोई मेहर मंडी बीबी 2 रोटियां पा दो बस। 75 जो है ना, साल हो गए पाकिस्तान को बने गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए? अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। हम कहते हैं कि अगर हम डिवाइड ना हुए होते, हम अंग्रेजों के कब्जे में होते अभी तक, तो हमारी हालत इससे 100% बेहतर होती। अगर मुल्क के लेवल पे देखेंगे तो फिर हम उनसे कंपटीशन करना, मैं कहूँगा तो काफी सारे दोस्त नाराज होंगे। वो बात नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत वही है। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। इनसे आजादी ली थी, वो तो इतना तरक्की कर गए, हमने 75 साल में क्या किया। कोणार्क के सूर्य मंदिर के इस चक्र के आगे आज सुबह जो हुआ, वो ये बताने के लिए काफी है कि आजादी के 76 साल बाद भारत का समय चक्र कितना घूम चुका है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में जुटे। लेकिन भारत से अलग हुआ पाकिस्तान इन्हीं 76 सालों बाद आज इस नहज पर खड़ा है कि उसके पास ना कोई फैमिली बची, ना फ्यूचर। अगर बांग्लादेश इस G20 में जा सकता है, बेशक मेंबर नहीं है, लेकिन उन्हें बुलाया गया। बांग्लादेश तो हमारे से लहदा हुआ, आज वो कहाँ, इन्होंने बताया। भाई पता ही क्या है, मेरी बात सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है पाकिस्तान, एटमी ताकत वाला है, सुपर पावर, एटमी ताकत है, ठीक है ना। बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे। बांग्लादेश जा सकता है। हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो इंडिया वाले जो इस टाइम अपने कंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आगे उनकी। तो भाईजान आपको पता है इनकी कमजोरी है ना, इनकी कमजोरी है ना। ये जो कहता मैंने कपड़े बेच के आटा सस्ता दूंगा, मैं जो शहबाज शरीफ कहता था ना कपड़े बेचूंगा, और तेरे कपड़े लेने किसने? तू डाके कपड़े पहनता है, तेरे कपड़े लेने किसने हैं? तो इंडिया वालों को भी पता है, वो भी कहते हैं भाई आपका मुल्क जो है ना, ये चोर डाकू के हाथे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग दिन ब दिन पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते आप। नई दिल्ली की ये तस्वीर देखकर तो पाकिस्तान की छाती पर सांप ही लौट गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पीएम मोदी के साथ ये बेतकल्लुफ मुलाकात और अंदाज देखकर इस्लामाबाद ने आंखें ही मूंद ली।
पाकिस्तान का स्टांस जो है गल्फ कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है कि हम भी इस्लामिक है, वो भी इस्लामिक है, लेकिन अभी सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका मिलके कह रहे हैं कि एक ऐसा हम रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि भारत और मिडिल ईस्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। और जब ये रेलवे लाइंस बिछेंगी मिडिल ईस्ट के बीच और जो है भारत के बीच, तो उनकी ट्रेड कितनी प्रमोट होगी। वो लोग देखते हैं अपनी जो उनकी पब्लिक है उसकी फलाह के लिए काम करना। यहाँ जो भी आता है वो अपने इनफरादी जो है मुफादात हैं वो लेके आता है। लेकिन ये कंट्रीज आजकल इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, उनको प्रोजेक्ट अच्छे खासे दे रही है जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और हमें सिर्फ वो कर्जा देते हैं, वो भी भारी इंटरेस्ट पे। वो उनको पता है ना कि ये इंटरेस्टेड ही कर्जा लेने में है। अब हमने कर्जा लेके कोई कारोबार तो करना नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं। सऊदी अरब और दुबई देख ले, हमेशा पाकिस्तान के साथ जब हमें कर्ज देना होता है कर्ज दे देते, लेकिन वो हमें प्रोजेक्ट नहीं दे रहे। प्रोजेक्ट वो सारे के सारे इंडिया को दे रहे हैं, हमें सिर्फ कर्जा दे रहे हैं। वो कर्जा इसलिए दे रहे हैं ना कि ये इन्हों को मांगने की ज़रूरत है। ये कुछ इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगा रहे, कोई तरक्की नहीं कर रहे। वो मुल्क उसको तरक्की भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, सही चल रहा है, इसलिए वो सारा प्रोजेक्ट उधर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान को किसी जगह पे वेट नहीं दिया जा रहा। उसकी मेन काज यही, पाकिस्तान के तो अब जो बच्चे इधर के जो जवान हुए हैं और ब्रेन भी ट्रेन हो रहा है। मेरे अपने 4 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से मास्टर किया, दे आर गोइंग अब्रॉड। पाकिस्तान को लगता था कि अमीर देश सऊदी अरब सिर्फ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के सामने यही दोस्ती साबित करने के लिए पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान के हाथ पैर जोड़ रहा था कि भारत जाने से पहले थोड़ी देर के लिए ही पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन सऊदी प्रिंस ने ये अपील ठुकरा दी और सीधे भारत आ गए। इससे पहले भी सऊदी प्रिंस 2 बार पाकिस्तान का दौरा रद्द कर चुके हैं। पाकिस्तान की हालत दुनिया में अब लावारिस जैसी हो गई है। पाकिस्तान एक चीज से सही हो सकता है अगर पाकिस्तान की अदलिया मजबूत होगी। पाकिस्तान की अदलिया कमजोर है, इसलिए पाकिस्तान तबाह है, तबाह रहेगा। पाकिस्तान तबाह रहेगा जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी। गुलाम है, ला दो लेके डॉलर लेने वो पार्टी डॉलर भर के वो बाहर चले गए। साखा आया डॉलर लेके वो बाहर चला गया। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਵਾਮ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਮ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ नहीं देना। 200 रुपए किलो चीनी है, 200 रुपए किलो आटा है, आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी बसती है। ग्लोबल जीडीपी में G20 देशों का हिस्सा 85% है। दुनिया भर में होने वाले कारोबार का 75% इन्हीं देशों से होता है। पाकिस्तान के ठेकेदारों को ये बात भले ना समझ आए, लेकिन पाकिस्तानी समझ गए हैं कि वो कैसे अलग थलग पड़ चुके हैं। सर, दिल्ली की पिक्चर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा खूबसूरत सजाया गया है G20, और आज आपके प्रेसिडेंट यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी पहुंच गए। क्या कहेंगे आप? बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है, बल्कि मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम। तुम्हें पता ही कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी तालीम का लेवल कोई नहीं है, तुम्हारी सोच कोई नहीं है, तुम्हारा कोई विजन नहीं है। कारोबारी और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से इस वक्त G20 और ब्रिक्स सबसे अहम संगठन है। भारत की पहल पर इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का सदस्य बना लिया गया, लेकिन पाकिस्तान को इन दोनों संगठनों में कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ SCO में पाकिस्तान की मौजूदगी है, वो भी उसके आका चीन की मेहरबानी से। बेइज्जत मुसलमान हम कहेंगे कि इंडिया हमसे कम है, हम उनसे जंग करेंगे, हम उनको निस्तनबूद कर देंगे। ये हमारा ईमानी जज्बा है। बेइज्जत मुसलमान अगर मुल्क के लेवल पे देखेंगे तो फिर हम उनसे कंपटीशन करना, मैं कहूँगा तो काफी सारे दोस्त नाराज होंगे। वो बात नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत वही है। हकीकत यही, आप बताएं। आप
जो हुक्मरान ये अपनी जेबें भरते हैं, अयाशी करते हैं, गरीब को पीसते हैं। हम गरीब किसानी क्या करें? इससे बेहतर है किसी और मुल्क में चला जाए। ये हमारे साथ पड़ोसी मुल्क है ना, जो अफगानिस्तान है ना, वो भी इस वक्त हमसे बेहतर है। बांग्लादेश भी हमसे बेहतर, वो भी हमसे बेहतर है। मेरे पैर के मुल्क का वीजा लगा दे, मुझे उधर घर लेके दें, मैं उधर रहना पसंद करूंगा इस मुल्क से। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट भारत की संस्कृति है, धरोहर है, दुनिया के लिए वैचारिक तोहफा है। पाकिस्तान भले ही इस सच्चाई से नजरें चुराए, लेकिन उसके कब्जे वाले पीओके के लोगों ने इस विरासत को फिर से अपनाने की तैयारी कर ली है। गिलगित बाल्टिस्तान में लग रहे ये नारे सुनिए। पीओके से उठी इस हुंकार को लेकर इंटरनेट में हलचल बड़ी तेज है। इस इमारत की छत पर लगे झंडे को गौर से देखिए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये तिरंगा है। हालांकि रात की इन तस्वीरों से झंडे के बारे में कुछ भी सटीक कह पाना मुश्किल है, लेकिन पीओके में कई महीनों से जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए कतई हैरत नहीं है अगर लोगों ने अपने घरों में भारत के झंडे फहरा दिए हों। ये लोग जो है पेशावर के, ये गिलगित के, जिधर के भी लोग के सब तंगा है इस मुल्क में। बॉर्डर को तो हम सब यहाँ से भाग जाएगा। ये मुल्क में मजा नहीं देता है। हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी वो दर्जा नहीं दिया, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता है, वो कह रहे बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाए। आपको लगता है हमारी हुकूमत इतनी आसानी से बॉर्डर खोल देगी? आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का या पाकिस्तान का? जोन सा बॉर्डर उसने अगर खोल दिया बस हम जाना है। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा। वो कह रहे हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा। ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, वो बेचारा क्या करेगी। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला, उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है, वो चांद पे पहुंच गया। मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में भारत से जुड़ने की मुहिम तो कई सालों से चल रही है। हाल के दिनों में ये आंदोलन तेज हुए तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनने लगी, लेकिन नई दिल्ली में G20 की रोशन तस्वीरें और भारत का लगातार ऊंचा होता कद देखकर पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद में भी ऐसी ही आवाजें सुनाई देने लगी हैं। 75 जो है ना, साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, गलती से आजाद हो गए। क्या गलती से आजाद हुए? जब अलहदा हुए थे, जो मुखालफत करते थे ना, वो मेरे ख्याल में वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत। हाँ जी, अगर मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि पब्लिक ये कह रही है कि आज अगर वोटिंग हो जाए तो शायद बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानियां वोट किसी दूसरे कंट्री के लिए दे दें, अफगानिस्तान के लिए दे दें, पता नहीं चाइना के लिए या इंडिया के लिए दे दें। आवाम को चांद पर चला गया, इंडिया चांद पर चला गया ना, इंडिया अभी गया है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें पहले ही भेज दिया है। हमें आसमानों पे भेज दिया। उन्होंने बोला आसमान पे चले जाओ, अभी तक कुछ भी नहीं है। नई दिल्ली में G20 मीटिंग के मौके पर पाकिस्तान में करीब 2 महीने पुरानी ये तस्वीरें फिर से वायरल होने लगी हैं। तस्वीरें तब की हैं जब पेरिस में इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सऊदी प्रिंस के आगे गिड़गिड़ाते हुए कैमरे में कैद हुए थे और सऊदी प्रिंस बार बार इनकार के अंदाज में सिर हिला रहे थे। आज नई दिल्ली पहुंचे सऊदी प्रिंस की मोदी से गर्मजोशी की मुलाकात की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में चर्चा यही है कि मोदी के कहने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भीख देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया के जो सलमान सर थे, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, वो पाकिस्तान आना था 6 घंटे के लिए, उन्होंने रिजेक्ट करके 3 दिन के लिए हिंदुस्तान चले गए। मैं यहाँ पर पूछना ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर बाइकआउट क्यों चल रहा है? वाई बाइकआउट पाकिस्तान, एंड क्यों इंडिया की तरफ इतना रुझान है उनका? बुलाया, एक दफ़ा बुलाकर वो इंडिया के पास चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। आजकल को ये पाकिस्तान में जो कि पॉलिटिकली जो कुछ हालात है वो ठीक नहीं है, तो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा
अगर एक परमानेंट पॉलिटिकल की पार्टी होती पाकिस्तान में, तो इधर तो अचार बन गया है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मफाद की जंग है। जिस कंट्री को अपना मफाद नजर आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट नहीं की जिस तरह भारत दिल्ली में करवाई जा रही है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से ना तो कोई इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, ना ही कोई इंटरनेशनल विजिट हुआ है। सऊदी अरब के साथ UAE ने भी पुराने यार पाकिस्तान को अब किनारे रख दिया है। पाकिस्तान की लाख हाय तौबा के बावजूद कश्मीर में हो रहे विदेशी निवेश में सबसे ज्यादा हिस्सा UAE का है। जो सबसे ज्यादा मुझे इसमें स्मार्टनेस नजर आई है तो वो भारत की नजर आई है। वो किस तरीके से उन्होंने कश्मीर में सारी इन्वेस्टमेंट UAE की करवाई है। क्यों? उसका बेनिफिशियरी किस तरह वो होंगे? आप उनसे कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट उधर UAE कश्मीर। अब कश्मीर की प्रोटेक्शन, कश्मीर की सेफ्टी और हालात अब UAE का मैटर बन चुका है। तो वो जो अपने कर्जदार होंगे उनको कहेंगे भाई यार इधर नहीं जाना, इधर हमारी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि लाहौर और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है इससे अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर पाकिस्तानी की नजरें और जुबान इसी पर एक्टिव रहती हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जिस तरह से न्यू दिल्ली को सजाया गया है, जिस तरह से धूम मची हुई हिंदुस्तान के अंदर, एक तरफ हिंदुस्तान है जिसको 75 साल आजाद हुए हैं और आज वो किस तरह से अचीवमेंट्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और एक हमारा पाकिस्तान है जो अपने कौमी दिनों को मनाने से ही गुरेज करता जा रहा है। ये जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ये लाहे अमल तय करेंगे कि आने वाले 10-20 सालों के अंदर जो है वो किन किन पॉलिसीज पे जो है वो अमल करना जरूरी है, कौन सी पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मतलब सैडली ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान तो इसका हिस्सा है ही नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ से ना शिरकत होगी, ना पाकिस्तान अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। हाँ, हम लोग जो वो लोग फैसला करेंगे, जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी, हमको उसको ओबे करना होगा। नरेंद्र मोदी के 9 साल दौरे हुकूमत में उन्हें 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। ये बताएंगे तो फिर तो इधर का जो शहरी है वो क्वेश्चन उठाएगा कि अगर जिनसे आज़ादी ली थी वो तो इतना तरक्की कर गए, हमने 75 साल में क्या किया। पाकिस्तान में न सरकार है, न फिलहाल चुनाव के कोई आसार हैं। सब कुछ सेना के हवाले है और दुनिया ने पाकिस्तान की फिसड्डी सेना को सुनने से साफ इनकार कर दिया है।